हेलो स्टूडेंट्स। हमारी अर्थ को बने हुए अभी 4.6 बिलियन ईयर हो चुके हैं और लगभग 4.2 बिलियन ईयर्स पहले यहां पे पानी आता है बिकॉज ऑफ द डीगैसिंग और यहां पे कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। सबसे पहले क्रेटोन बनते हैं, धीरे धीरे क्रेटोन का साइज बढ़ता चला जाता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं सुपर कॉन्टिनेंट्स में। उदाहरण के तौर पे पहला सुपर कॉन्टिनेंट लगभग 3.9 से लेकर 4.2 बिलियन ईयर्स पहले बना होगा, जिसका नाम था वालबारा। वालबारा के बाद आता है उर्स सुपर कॉन्टिनेंट और धीरे धीरे करके 1 बिलियन ईयर्स पहले रोडिनिया बनता है और उसके बाद बनता है पेंजिया 1, पेंजिया 2, पेंजिया 3। उसके बाद पेंजिया सेपरेट हो जाता है गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड के अंदर में, और अंगारा लैंड जनरली वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पहुंच जाता है और हमारा जो गोंडवाना लैंड था वो धीरे धीरे करके सदर्न हेमिस्फीयर में पहुंचा। लेकिन उसमें से कुछ कंट्रीज जैसे कि इंडिया वो धीरे धीरे करके वापस से अंगारा लैंड यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ में पहुंच गई। ये सारी एक्टिविटीज बहुत पहले हुई। कुछ टाइम पहले 3.8 बिलियन ईयर पहले अगर हम देखें तो पहली लाइफ आती है सियानोबैक्टीरिया की फॉर्म में। जी हाँ, ये पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो अर्थ पे आता है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। साइंटिस्ट की माने तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी और सियानोबैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया पहले कीमोसिंथेटिक हुआ करता था, यानी अपनी एनर्जी केमिकल से लिया करता था। धीरे धीरे इसने फोटोसिंथेटिक रूप ले लिया, यानी एनर्जी सनलाइट से लेने लगा और जो न्यूट्रिएंट्स थे वो साइड से यानी आसपास से वो न्यूट्रिएंट लेके एनर्जी में कन्वर्ट करता गया। धीरे धीरे स्पीशीज के अंदर में भी चेंजेस आते गए, छोटे ऑर्गेनिज्म से बड़े ऑर्गेनिज्म बनते चले गए और धीरे धीरे करके ये पूरा अर्थ स्पीशीज से भर गया और इनकी पॉपुलेशन और साइज भी बढ़ता चला गया। कुछ ही सालों के बाद मीटेओराइट अटैक होने लगे। मीटेओराइट अटैक होने की वजह से अर्थ के ऊपर वोल्केनिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये टाइम था जब हमारे अर्थ पे बहुत बड़े बड़े एनिमल्स हुआ करते थे, मैमथ जैसे एनिमल्स हुआ करते थे, डायनासोर जैसे एनिमल्स हुआ करते थे, एलिफेंट जैसे, हॉर्स जैसे एलिफेंट हुआ करते थे, जो एनिमल्स हुआ करते थे और बहुत ही लार्ज स्केल में ये पूरी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थे। लेकिन इस मीटेओराइट अटैक की वजह से वोल्केनिक एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। वोल्केनिक एक्टिविटीज बढ़ने की वजह से पूरी जो गैसेस का क्लाउड बन जाता है हमारे अर्थ के चारों तरफ। अर्थ के चारों तरफ इतना भारी और इतना हैवी गैसेस का क्लाउड बन जाता है जिसकी वजह से सनलाइट प्रॉपरली एंटर नहीं कर पाई हमारे अर्थ के अंदर, जिसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर आ जाती है एक आइस एज। तो जो एनिमल, जो हमारे ऐसे प्लांट्स जो कि हाई टेम्परेचर में रेजिस्टेंट थे यानी हाई टेम्परेचर में इजीली रह सकते थे, अब उनको झेलना पड़ रहा था बहुत ही लो टेम्परेचर, जबकि नेगेटिव टेम्परेचर बोल सकते हैं। यानी इस नेगेटिव टेम्परेचर में एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाए और धीरे धीरे करके इन सभी की डेथ हो गई। लगभग 200 मिलियन ईयर पहले ये सारे डायनासोर और उससे भी पहले डायनासोर्स और ऐसी स्पीशीज खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। यानी डायनासोर्स का जो एक्सटिंक्ट होने का जो रीजन है वो एक्चुअली में मीटेओराइट का डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है कि मीटेओराइट डायरेक्टली डायनासोर्स के ऊपर गिरे हैं और उससे उनके जलने की वजह से डेथ हो गई है, जबकि मीटेओराइट की एक्टिविटीज की वजह से वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है। वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से गैसियस क्लाउड बनता है, सनलाइट प्रॉपर एंटर नहीं कर पाती, आइस एज आ जाती है और धीरे धीरे एनिमल डेथ हो जाती है। एनिमल्स की डेथ होने के बाद इनके जो रिमेन्स है और इनके जो बोन्स है, इनके जो बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, सारा का सारा स्ट्रक्चर सॉइल में मिक्स हो जाता है और अर्थ के ऊपर होने वाली टेक्टोनिक एक्टिविटीज, स्पेशली कन्वर्जेंस एक्टिविटीज की वजह से ये सारी की सारी जो रेमिनेंट्स हैं, बॉडीज हैं, डेड बॉडीज हैं, कार्केजेस है, धीरे धीरे करके अर्थ के अंदर चली गई। अर्थ के अंदर जाने के बाद बैक्टीरियल इंपैक्ट और वाटर के साथ में ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर में ये सब एक रिएक्शन करने लगे और इसी रिएक्शन की वजह से यहां पे अर्थ के अंदर और अर्थ के ऊपर बनते हैं एक ऑयल, बनता है एक ऑयल जिसको हम बोलते हैं बिटुमेन। जी हाँ, बिटुमेन एक टाइप ऑफ क्रूड ऑयल है जिसमें हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है एस्पेंटीज का वो बहुत ज्यादा होता है, यानी इसके अंदर में विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। रूम टेम्परेचर पे ये इस तरीके से एक्ट करता है जैसे कोई ग्रीस या फिर कोई हैवी कोई सब्सटेंस हो, और अगर इसको थोड़ा सा लो टेम्परेचर पे ले आए तो ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर की तरह रूप ले लेता है।
बट ये एक सोर्स है क्रूड ऑयल का। दुनिया भर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रूड ऑयल बिकते हैं। आप ये सोचते होंगे कभी कभी कि जब हम 2-3 कंट्री से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं, फिर भी हम 10-12 अलग अलग कंट्री से क्रूड ऑयल क्यों इंपोर्ट करते हैं? उसके पीछे मेन रीजन है हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ऑयल होना। यानी अलग अलग कंट्रीज जो है अलग अलग टाइप का ऑयल अपनी अर्थ के अंदर से निकालती हैं, अपनी कंट्री के अंदर से निकालती है, और हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनसे इंपोर्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पे यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वेस्ट टेक्सास इंटरनेशनल और इंटर जो है इस तरह के जो ऑयल्स वो निकालती हैं। वहीं पे अगर हम यूएस, कनाडा और इन सब कंट्रीज की बात करें तो वो एक तरीके से ब्रेंट क्रूड ऑयल निकालते हैं। वहीं पे अगर हम सऊदी, ओमान, गल्फ कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वो ना ही WTI के अंदर में आता है और ना ही वो ब्रेंट कैटेगरी में आता है। एक थर्ड कैटेगरी है जो इन सबकी बीच की कैटेगरी है, वो हमें सप्लाई करती है। यानी इसी रीजन की वजह से हमें अलग अलग कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है अलग अलग ऑयल के लिए। क्या आप जानते हैं कि इंडिया जैसी कंट्री हर साल कितना पैसा खर्च करती होंगी क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में? एक टाइम था जब ये बहुत कम हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे लगभग हम इसके अंदर में लगभग 13 लाख करोड़ से लेकर 15 लाख करोड़ तक भी खर्च करते हैं। बट क्या 13 लाख 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करना वर्थ है? यस, डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंदर में जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उससे लगभग 20% हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल हमने लिया है उसमें से हम निकालते हैं प्लास्टिक, उसके अंदर से निकालते हैं हम वैक्स, उसके अंदर से निकालते हैं पेट्रोल, उसके अंदर से हम निकालते हैं डीजल, और भी बहुत सारी पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं हम यहां से निकालते हैं। उसको एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वापस से दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट भी नहीं होता और जिससे हमारा जो डॉलर्स है वो मेंटेन रहते हैं। क्योंकि जितनी अमाउंट का हम एक्सपोर्ट कर देते हैं उससे भी हमारा काफी डॉलर्स आ जाता है, जिससे हमें नेक्स्ट ईयर ऑयल खरीदने में मदद भी मिल जाती है। ऐसी कंडीशन में हम बात कर रहे हैं कि जो कनाडा है, स्पेशली कनाडा के अंदर में एक टाइम था लगभग 200 से 250 मिलियन साल पहले कनाडा पानी के अंदर हुआ करता था। जी हाँ, टेक्टोनिक एक्टिविटीज की माने तो और उनकी प्लेट की थ्योरीज के अकॉर्डिंगली एक टाइम था 200-250 मिलियन साल पहले जब कनाडा हुआ करता था पानी के अंदर में। बाद में और टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई, वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हुए और यहां पे बहुत सारी ट्रांस बाउंड्री फॉर्मेशन हुए, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो कनाडा है वो पानी से बाहर आने लगा और आज का कनाडा कंप्लीटली पानी के बाहर हमें दिखाई देता है। बट जो हमारे डायनासोर्स और बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स की जो डेथ हुई थी, प्लांट्स रिमेन्स थे जो धीरे धीरे करके पानी के अंदर चले गए थे, वो सब धीरे धीरे एक्सपोज हो गए, वो बाहर आ गए और उन्होंने ही बना लिया बिटुमिन का एक सोर्स। बिटुमिन, वाटर, क्ले एंड सैंड के मिक्सचर को हम बोलते हैं ऑयल सैंड। और आज अगर हम बात करें तो कनाडा इस ऑयल सैंड की वजह से वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल एक तरीके से प्रोड्यूसर हो गया है, या फिर रिजर्व है इसके पास में। स्पेशली वेनेजुएला, हम मानते हैं कि वेनेजुएला जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहां पे सबसे ज्यादा ऑयल मिलता है वर्ल्ड का, और उसके बाद में हमारी दूसरी कंट्रीज आती हैं। तो आप कनाडा जो है उसके अंदर में जो क्रूड ऑयल का रिजर्व है लगभग 1800 बिलियन टन्स है। यानी इतना जो हमारे पास जो ऑयल है जो इनके पास, स्पेशली हम कनाडा की अगर हम बात करें तो उसके अंदर में से, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि वहां पे बहुत सारे एरिया जहां पे ऑयल रिजर्व्स प्रेजेंट है वहां से ये ऑयल नहीं निकाल पा रहे हैं। एक तो फर्स्ट रीजन है कि वहां पे ऑलरेडी रेसिडेंशियल्स हो चुके हैं, यानी वहां लोग रहने लगे हैं, तो अगर वहां से ऑयल निकाला जाएगा तो ये एनवायरमेंटल इश्यूज भी क्रिएट कर सकता है। यानी अगर हम टोटल अगर हम 1.8 ट्रिलियन बैरल या फिर 1800 बिलियन बैरल की अगर हम बात करें, 1800 बिलियन बैरल में से सिर्फ 161 बिलियन जो बैरल है इतना ही ऑयल निकाल सकता है, इतना ही बिटुमिन और ऑयल सैंड निकाल सकता है कनाडा। कनाडा पे हम मेनली क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली कनाडा ने ये डिक्लेयर किया है कि हमारे पास वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व है, बट हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ कंट्रीज डिमांड इंक्रीज करेंगी तो हम इसका एक्सप्लोरेशन को बढ़ा देंगे, जिससे हमारे इंडिया को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। यानी
अगर ऑयल सैंड ज्यादा एक्सट्रैक्ट होता है तो इंडिया जैसी कंट्रीज एक नॉन ओपेक कंट्री से भी ऑयल इंपोर्ट कर सकेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज है जिसमें लगभग 17 से 18 कंट्रीज आती हैं टोटल मिला के, और इसके अंदर में अगर हम देख रहे हैं तो ये सारा जो मोनोपोली इन्होंने या फिर ओलिगोपोली इन्होंने डेवलप कर ली है और एक हेजेमनी बना ली है ऑयल के अंदर में। यानी अगर ऑयल का प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो सिर्फ दो कंट्रीज आपस में मिलकर कर सकती हैं, एक है हमारा सऊदी अरेबिया और दूसरा है रशिया। इन दोनों कंट्रीज की मोनोपोली और ओलिगोपोली इस तरीके से चलती है कि ये किसी भी टाइम पे ऑयल का रिजर्व को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड के ऑयल के प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है ये ऑयल सैंड, किस तरीके से ऑयल सैंड निकाला जाता है, कनाडा में किन किन रीजन्स में ऑयल सैंड मिलता है और इंडिया को किस तरीके से हम फायदा मिल सकता है इस ऑयल सैंड से। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। सो आवर टॉपिक इज ऑयल सैंड। अगर आप कनाडा को गौर से देखें तो मेनली जो वेस्टर्न पार्ट है कनाडा का, वहां पे सबसे ज्यादा यहाँ पे जो ऑयल सैंड है और जो बिटुमेन है वो मिलता है। स्पेशली यहाँ पे अगर हम बात करें एल्बर्टा आप देख पा रहे हैं, ब्रिटिश कोलंबिया देख पा रहे हैं, यूकॉन देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैनीटोबा देख पा रहे हैं, नूनावुड देख पा रहे हैं स्पेशली, और ओंटारियो के सेंट्रल ओंटारियो तक यहां तक हम देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन में जहां पे हमारा कैनेडियन शील्ड भी प्रेजेंट है। शील्ड एक ऐसा एरिया होता है जो काफी टाइम से इंटैक्ट रहा, यानी उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया। अर्थ में इतनी सारी एक्टिविटीज हुई, लगभग 3.6 बिलियन ईयर पहले ये बना। ये एग्जैक्टली कोई भी नहीं जानता, लेकिन 3.6 से 4 बिलियन ईयर्स पहले ये कैनेडियन शील्ड बनती है। इस शील्ड के अंदर में बहुत सारे एनिमल्स के रिमेन्स प्रेजेंट है जो कि आज फोसिल में कन्वर्ट हो चुके हैं और कनाडा को इसका बहुत ज्यादा फायदा भी मिल रहा है। कैनेडियन शील्ड पूरा वेस्टर्न साइड से लेकर सेंट्रल तक ये जाती है और इसी कैनेडियन शील्ड के अंदर में हमें आज मिलता है ऑयल सैंड, जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है क्रूड ऑयल का। डेटा की अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो लगभग 60 से 65% जो ऑयल एक्सट्रैक्शन है जो पूरा कनाडा करता है, यानी 60 से 65%, कुछ साल में 58% के आसपास जो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन है, यानी 2/3 ऑफ द कनाडाज टोटल ऑयल प्रोडक्शन जो है वो इसी ऑयल सैंड से आता है। यानी ये कनाडा की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके जो एक्सट्रैक्शन है वो एनवायरमेंटल इश्यूज ना करे, इस वजह से जो दूसरी कंट्रीज है वो भी एक कंसर्न दिखाती है कि कनाडा को इसके एक्सट्रैक्शन पे ध्यान भी देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में ये एनवायरमेंट को एक तरीके से डिग्रेड कर दे। बात करते हैं पर्टिकुलर बिटुमेन की। ऑयल सैंड डिपॉजिट आर ए मिक्सचर ऑफ, यानी ऑयल सैंड डिपॉजिट पूरा मिक्सचर होता है सैंड का, क्ले का, वाटर का, और इसके अंदर में एक स्पेशल टाइप का ऑयल मिलता है जो कि मैंने अभी बताया, जो एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन्स होंगे बैक्टीरियल एक्शन की वजह से जो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो चुके हैं, उसमें से एक क्रूड ऑयल हमें यहाँ पे मिलता है बिटुमेन। अगर हम परसेंटेज की अगर हम बात करें तो जिसमें सैंड जो है यहां पे लगभग 80% इसमें सैंड हमें मिलता है। अगर हम क्ले की अगर हम यहां पे बात करेंगे तो इसमें लगभग 5% यहां पे क्ले मिलती है, 5% के आसपास यहां पे हमें मिलता है वाटर, और जो बिटुमेन है ये लगभग 10%। यानी ऑयल सैंड इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, वाटर एंड द बिटुमेन, इन विच बिटुमेन परसेंटेज इज नॉट मोर देन 10%, बट द मैक्सिमम वी हैव दिस सैंड। बट मेन चीज है कि अब जो बिटुमेन है, जो ऑयल है, उसको हम किस तरीके से निकालेंगे, सेपरेशन प्रोसेस कैसे होंगे, जो अभी हम देखने वाले हैं। इस पूरे मिक्सचर में से, यानी इस ऑयल सैंड के अंदर में से हमें सिर्फ बिटुमेन बाहर निकालना होता है, और अगर हम बिटुमेन बाहर निकाल लेते हैं तो कनाडा के अकॉर्डिंगली 1800 बिलियन बैरल इनके पास ये हो सकता है, जिसमें से लगभग 161 बिलियन बैरल ये ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और दूसरी कंट्रीज की रिक्वायरमेंट जैसे कि इंडिया जैसी कंट्रीज की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर सकते हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि बिटुमेन के एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो कि बहुत ही ज्यादा हैवी होता है, यानी इसके अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर में एस्पेल्टीन्स होता है, एक कंपाउंड है एस्पेल्टीन्स
और मेल्टीन्स। एस्फेल्टीन्स और ये मेल्टीन्स नाम के जो इसके अंदर में कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एस्फेल्टीन्स जो होता है लगभग 20% इसके अंदर में प्रेजेंट होता है, मेल्टीन्स लगभग इसके अंदर में 80% प्रेजेंट होता है। इस एस्फेल्टीन्स की वजह से ये बहुत ज्यादा विस्कस हो जाता है। यूपीएससी में डायरेक्टली प्री में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि कुछ टाइम पहले भी क्रूड ऑयल से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे यूपीएससी ने पूछा है। एस्फेल्टीन्स की अगर हम बात करेंगे तो एस्फेल्टीन्स एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसे हाइड्रोकार्बन्स है जिसके अंदर में बहुत ही ज्यादा थिकनेस होती है, बहुत ही ज्यादा हार्ड हो सकता है लो टेम्परेचर के अंदर में, और ये सॉलिड पे तो कंप्लीटली ये सॉलिड फॉर्म में यानी रूम टेम्परेचर में ये कंप्लीटली सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। बिटुमिन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 83% इसके अंदर में कार्बन प्रेजेंट होता है, यानी इसके अंदर में स्पेशली कार्बन प्रेजेंट है लगभग 83%। हाइड्रोजन इसके अंदर में प्रेजेंट है लगभग 10%। सल्फर इसके अंदर में प्रेजेंट है लगभग 5%। प्लस में और भी इसके अंदर में मिनरल्स प्रेजेंट है, स्पेशली नाइट्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन इसके अंदर में लगभग 1% प्रेजेंट होता है बिटुमिन के अंदर में। साथ में इसके निकेल और बहुत सारे वेनेडियम जैसे भी कंपाउंड जो एलिमेंट्स है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लेस देन 1% के अंदर में निकेल और वेनेडियम भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यानी बिटुमिन एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसके अंदर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन प्रेजेंट होता है, फिर उसके अंदर में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, सल्फर 5%, नाइट्रोजन 1%, निकेल एंड वेनेडियम लेस देन 1% प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा क्रूड ऑयल और बहुत ही अच्छा ऑयल की कैटेगरी में आ जाता है। बट जब इसका एक्सट्रैक्शन करना होता है तो जिसकी मेन प्रॉपर्टी है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यानी इसका एक्सट्रैक्शन में इसका जो हैवीनेस और थिकनेस है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है, जिसके लिए हमें हीटिंग प्रोसेस भी करना पड़ता है। जनरली दो तरह के प्रोसेस होते हैं जो अभी हम देखने वाले हैं। तो बात करें अगर बिटुमिन की तो ऑयल दैट इज टू थिक टू फ्लो इट्स ऑन एट रूम टेम्परेचर बिटुमिन इज लाइक अ पीनट बटर या कोल्ड मोलासिस की तरह दिखेगा। और अगर हम थोड़ा और लो टेम्परेचर कर दें यानी 25 डिग्री से और लो टेम्परेचर कर दें यानी 5, 6, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दें और नेगेटिव अगर कर दें तो ये जो ऑयल सैंड है ये एक तरीके से बिटुमिन की वजह से एक हॉकी के पक की तरह दिखेगा। यानी एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस आप मान सकते हैं जो कि वुड से भी ज्यादा हार्ड आपको यहां पे दिखाई देगा। विद एस्टिमेटेड रिजर्व्स ऑफ अबाउट 164 बिलियन बैरल, जैसा कि मैंने बताया रिजर्व एक्चुअली में 164 बिलियन बैरल नहीं है, टोटल रिजर्व लगभग 1800 बिलियन बैरल है। लेकिन उसमें से जो 90% के आसपास जो क्वांटिटी है उसको निकालना पॉसिबल नहीं है, इकोनॉमिकली वो वायबल नहीं है कि हम उसको निकालें, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी रेसिडेंशियल है, एनवायरमेंटल इश्यूज है और इसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो टोटल का 10% यानी 164 बिलियन बैरल्स ऑयल रिजर्व है, जो कि कनाडा को एक तरीके से थर्ड लार्जेस्ट ऑयल डिपॉजिट बना देता है हमारे प्लैनेट पे या फिर अर्थ में, वर्ल्ड में। So these are so large that Canada ranked third behind Venezuela, जहां पे सबसे पहला नंबर का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, सेकंड है हमारे पास सऊदी अरेबिया और थर्ड अब हो जाता है कनाडा। 2023 की अगर हम बात करें तो लगभग 58 से लेकर 65% तक जो ऑयल प्रोडक्शन है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कनाडा का, वो ऑयल सैंड से ही आता है। बाकी 1/3 ऑफशोर और ऑनशोर निकाला जाता है। ऑफशोर का मतलब है पानी के अंदर में जो रिजर्व्स हैं, ऑनशोर का मतलब है जो हमारे लैंड के ऊपर में रिजर्व है, तो उनमें से निकाला जाता है 1/3 और 2/3 जो प्रोडक्शन है वो मेनली होता है इसी कैनेडियन शील्ड की ऑयल सैंड से। फर्दर अगर हम बात करें तो ये एक इस तरह से दिखने वाला एक सब्सटेंस है जिसके अंदर में क्ले है, वाटर है, इसके अंदर में सैंड है और बिटुमिन है।
क्ले का परसेंटेज 5 है, पर वाटर का परसेंटेज 5 है। वहीं पे सैंड लगभग 80% है और बिटुमिन इसके अंदर में लगभग 10% के आसपास होता है। बिटुमिन के अंदर में दो चीजें और होती है जैसा कि मैंने आपको बताया, एक है एस्फेल्टीन्स जो कि 20% होगा और दूसरा है मेल्टेटीन्स जो कि लगभग 80% होगा। जो एस्फेल्टीन्स और मेल्टीन्स है ये दोनों फर्दर किस चीज से बने होते हैं, इसकी अगर हम बात करेंगे, स्पेशली अगर हम बिटुमिन की अगर हम बात करेंगे तो बिटुमिन बना होता है कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, निकेल से, वेनेडियम से और भी बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ में। यानी अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो अथाबास्का जो है ऑयल सैंड, ये आपके प्री के एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोल्ड लेक जो है हमारी ऑयल सैंड की, यहां पे भी अल्बर्टा में दिखाई देती है। पीस रिवर जो है ऑयल सैंड की, यहां पे भी हमें दिखाई देती है। यानी कनाडा के मेनली अगर हम वेस्टर्न पार्ट में यहां पे अगर हम देख रहे हैं, जहां पे हमारी कैनेडियन शील्ड भी एग्जिस्ट करती है जो कि लगभग 3.6 से 4.2 बिलियन ईयर के बीच में बनी होगी और एनिमल्स के बहुत सारे रिमेन्स इसके अंदर में प्रेजेंट है। पानी यहां पे भर जाने की वजह से इसके अंदर में जो ऑयल सैंड है वो पानी भी उसके अंदर में आ गया है। अब जरूरत है कि इसको सारी चीजों को बिटुमिन से सेपरेट कर लिया जाए और बिटुमिन को एज अ ऑयल और यहां पे एनर्जी सोर्स यूज किया जाए। बात करते हैं हाउ दी ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड। ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल तरीका है, जिससे हम दूसरे तरीके जो हम यूज करते हैं क्रूड ऑयल के लिए सेम प्रोसेस है, बट इसमें छोटा सा जस्ट डिफरेंट होता है इसमें। यानी अगर हम बात कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल से अगर हम इसको कंपेयर करें, यानी दूसरे कन्वेंशनल क्रूड ऑयल से ये जो हमारा ऑयल सैंड का बिटुमिन है ये किस तरीके से अलग है, तो इसका मेन डिफरेंस है बिटुमिन की डेंसिटी। यहां पे ये जो डेंसिटी है क्रूड ऑयल के बाकी जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनसे ये ज्यादा होती है। इस वजह से ये जो बिटुमिन है इसको निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, सपोज कीजिए ये हमारा सरफेस है और सरफेस के अंदर में यहाँ पे हमारे रिजर्व्स प्रेजेंट है और जो सरफेस पे रिजर्व्स प्रेजेंट है, जो हमारे सरफेस पे रिजर्व्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम जिस तरीके से निकालते हैं उसको बोलते हैं क्वरिंग या फिर ओपन कास्ट माइनिंग। लेकिन अगर सरफेस के काफी डीप यानी 70, 50, 100, 200, 1 किलोमीटर नीचे अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसको निकालने का तरीकों को हम बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। यानी यहाँ पे प्रॉपरली बोरवेल किया जाता है, उसके अंदर में लिफ्ट लगाई जाती है, फिर धीरे धीरे एक्सट्रैक्शन किया जाता है, लिफ्ट के थ्रू उसको वापस बाहर निकाला जाता है और भी पाइपिंग सिस्टम इसके साथ अटैच किया जाता है। तो इसको हम जनरली बोलते हैं क्वरिंग प्रोसेस, क्वरिंग या फिर ओपन कास्ट, ओपन कास्ट। वहीं पे अगर हम बात करें इसकी तो इसको हम बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग, यानी जिसमें शाफ्ट लगाई जाती है। शाफ्ट का मतलब है एक वेल लगाया जाता है जिसके थ्रू ये धीरे धीरे करके हम बाहर निकाल लेते हैं। यानी अगर हम इसी पर्टिकुलर सोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें जनरली क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ सोर्स है पर्टिकुलर शाफ्ट माइनिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो शाफ्ट माइनिंग के अंदर में मतलब है कि इसका 70-50 मीटर से ज्यादा नीचे ये रिजर्व है। तो इसको किस तरीके से निकाला जाता है, एक पाइप बोर किया जाता है, ड्रिल किया जाता है यहां पे और उस पाइप के अंदर में बहुत ज्यादा वाटर डाला जाता है विद स्टीम, यानी पानी प्लस स्टीम। यानी आप बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा हॉट एंड प्रेशराइज स्टीम को इसके अंदर में डाला जाता है। यहां पे हमारा प्रेजेंट है ऑयल सैंड और ऑयल सैंड के अंदर में 10% बिटुमिन जैसा कि आप जानते हैं। और जब ऑयल सैंड के अंदर में ये हॉट स्टीम यहां पे इंजेक्ट की जाती है तो हॉट स्टीम की वजह से ऑयल सैंड जो है उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है, यानी फ्लूइडिटी इसकी बढ़ जाती है। फ्लूइडिटी बढ़ने के बाद हम एक और बोरवेल करते हैं, ड्रिल करते हैं और उसको यहां से सक कर लिया जाता है, सक कर किया जाता है पूरा का पूरा ऑयल सैंड। ऑयल सैंड को निकालने के बाद यहां से वाटर, क्ले और सैंड को सेपरेट कर दिया जाता है, बिटुमिन को सेपरेट कर दिया जाता है। बिटुमिन के साथ में कुछ रिएक्शंस कराई जाती है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक सोर्स ऑफ एनर्जी क्रूड ऑयल के अंदर। सरफेस माइनिंग इज यूज्ड व्हेन डिपॉजिट्स आर विद इन 70 मीटर, यानी 70 मीटर सरफेस से 70 मीटर तक है तो उसको सरफेस माइनिंग बोलेंगे या फिर क्वारिंग बोलेंगे या फिर ओपन कास्ट माइनिंग बोलेंगे, जो कि कनाडा में लगभग 20% के आसपास होती है।
वहीं पे अगर हम लार्ज स्कूप्स दे ऑयल सैंड इनटू ट्रक, यानी एक बड़ा सा स्कूप जैसे निकालते हैं, यानी क्वेरिंग के केस में यहाँ पे एक स्कूप निकाला जाता है। ये स्कूप निकालने के बाद ऑयल सैंड जो होता है उसको दोबारा से फिर हम एक, यानी जो हमारे रिफाइनरीज होते हैं उसको भेज दिया जाता है, वहां से बिटुमिन को सेपरेट कर लिया जाता है वाटर सैंड एंड क्ले के साथ। यहां पे अगर हम बात करेंगे तो ऑयल सैंड आर मिक्स्ड विद द हॉट वाटर। यहां ऑयल सैंड को निकालने के बाद, यानी बाहर से इसको निकालने के बाद, ऑयल सैंड को निकालने के बाद एक बहुत ज्यादा इसमें गर्म पानी इसके अंदर में ऐड किया जाता है ताकि इसकी विस्कोसिटी कम हो जाए, ताकि इसको सेपरेट ठीक से किया जाए। द ऑयल सैंड आर मिक्स्ड विद द हॉट वाटर एंड सेंट टू अपग्रेडर to separate the bitumen from the sand, clay and water with the waste called tailing। यानी जो वेस्ट निकलेगा जिसके अंदर में सैंड, क्ले एंड वाटर होगा और कुछ पार्टिकल इसमें बिटुमेन के भी हो सकते हैं, उस पूरे मिक्सचर को हम बोलते हैं टेलिंग। दूसरा मेथड जनरली होता है इन सीटू मेथड। इन सीटू मेथड जो मैंने अभी बताया आपको, शाफ्ट माइनिंग मेथड। इसके अंदर में आज वो यूज फॉर डीपर डिपॉजिट, यानी 70 मीटर से नीचे जो डिपॉजिट्स हैं उनको निकालने के लिए हम इन सीटू मेथड यूज करते हैं, जो कि लगभग 80% होता है हमारे जो कनाडा है उसके अंदर में, यानी 20% क्वेरिंग होती है और 20% शाफ्ट होती है। बिटुमेन को हीट किया जाता है, लेकिन यहां पे स्टीम, बहुत ही हाई प्रेशराइज स्टीम को अंडरग्राउंड डाला जाता है, मेक इट फ्लूइड इनफ टू पंप टू द सरफेस, और दूसरे पाइप से इसको पंप आउट कर लिया जाता है। मेन इन सीटू टेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर स्टीम असिस्टेड ग्रेविटी ड्रेनेज एंड साइक्लिक स्टीम स्टिमुलेशन। इसको भी दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका है स्टीम असिस्टेड ग्रेविटी ड्रेनेज, जिसके अंदर में एक सिंगल पाइप यूज किया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम इस फिगर को बनाने की कोशिश करें तो यहां पे एक ड्रिल किया जाता है, ड्रिल करने के बाद यहां से स्टीम को सेंड किया जाता है और इसी पाइप से, यानी सेम पाइप से इस ऑयल सैंड को सक कर लिया जाता है। और इसको अगर ऐसा किया जाता है तो इसको बोलते हैं स्टीम असिस्टेड ग्रेविटी ड्रेनेज, यानी SAGD। वहीं पे अगर यहां से पाइप में स्टीम डाली जाती है और दूसरे पाइप से अगर इसको निकाला जाता है तो उसी को हम बोलते हैं साइक्लिक स्टीम स्टिमुलेशन टेक्नोलॉजी। ये दो टेक्नोलॉजी इन सीटू के अंदर में यूज की जाती है। अगर हम पास्ट में देखें तो यूपीएससी ने हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, ऑयल किस तरीके से निकाला जाता है, इसके ऊपर पास्ट 10 ईयर में लगभग 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस तरह की टेक्नोलॉजी जो अभी रिसेंटली न्यूज में है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको एग्जामिनेशन के लिए याद रखना है कि स्टीम असिस्टेड ग्रेविटी ड्रेनेज क्या है और साइक्लिक स्टीम स्टिमुलेशन टेक्नोलॉजी क्या है और कौन से ऑयल को और किस चीज को निकालने के लिए ये यूज किया जाता है। डेफिनेटली बिटुमिन, जो कि एक बहुत अच्छा हाइड्रोकार्बन है, थिक हाइड्रोकार्बन है, उसको निकालने के लिए ये यूज किया जाता है। फिगर से अगर समझने की कोशिश करें तो ये जो लगभग 20% करता है कनाडा, इसको क्वेरिंग बोलते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं, सरफेस माइनिंग बोलते हैं, जो कि नॉर्मल स्कूपिंग टेक्नोलॉजी से, यानी डायरेक्टली क्रेन और इन सब से निकाल लिया जाता है, ट्रक में डाला जाता है, इंडस्ट्री में भेजा जाता है, रिफाइनरी होती है और रिफाइन इसको कर दिया जाता है, बिटुमिन सेपरेट कर लिया जाता है। दूसरा होता है जब डीप होते हैं, डीप के अंदर में एक स्टीम से यहां से इंजेक्ट किया जाता है, ये सारे एरिया को ये लेस विस्कस कर देता है और धीरे धीरे दूसरे पाइप से हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द इन सीटू रिजर्व्स, और जो हमारे ऑन साइट प्रोसेसिंग होते हैं वहां पे इनको यहां से या फिर यहां से इसको भेज दिया जाता है। फर्दर अगर हम बात करें टोटल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टेड, जो हमारा मेन जो अभी मैंने आपको दिखाया था रीजन, एल्बर्टा रीजन जो है, यहां पे सारी एक्टिविटीज होती है। कन्वेंशनल ऑयल गैस इन्वेस्टमेंट भी होता है, क्वेरिंग भी होती है, माइनिंग भी होती है, ऑयल सैंड इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और बहुत सारी एक्टिविटीज यहां पे सपोर्ट की जा रही है। लगभग $19 बिलियन 2021 में खर्च किए गए थे जस्ट टू एक्सट्रैक्ट दिस बिटुमिन एंड ऑयल सैंड। और अगर हम 2022 के डेटा की बात करें तो इसको बढ़ा के $24.6 बिलियन कर दिया गया, जो कि शो करता है कि कितना सीरियस है कनाडा इस ऑयल एक्सट्रैक्शन को लेके। बात अगर करें यहां पे इकोनॉमी की, रेवेन्यू फ्रॉम द कैनेडियन गवर्नमेंट, तो एल्बर्टा का, सिर्फ एल्बर्टा जो इसकी एक छोटी सी स्टेट है, उसकी अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्सेस और इनकम टैक्सेस से लगभग $6 बिलियन यहां से आ जाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें ओटावा की, ओटावा में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स से $10 बिलियन। बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, सेल्स, फ्यूल और इंपोर्ट ड्यूटीज की, तो $3 बिलियन यहां से आता है। और अगर हम बात करें तो लीज पेमेंट और रॉयल्टीज और रेंट से
$20 बिलियन के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है इन पर्टिकुलर रीजन से कनाडा के अंदर। दूसरा, अगर हम बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या फायदा होगा इंडिया को, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सीपैक कंट्रीज और ओपेक कंट्रीज और ओपेक प्लस कंट्रीज जो होती हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और प्लस कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज एक तरीके से हेजेमनी बना लेती है अपने, एक तरीके से लॉबी इन्होंने बनाई हुई है जो कि पूरे ऑयल का प्राइस को चेंज कर सकती है। ऐसे ही इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, स्पेशली अगर हम बात करें पीएसयू ओएनजीसी विदेश की, तो ओएनजीसी विदेश का काम होता है, दो ओएनजीसी एग्जिस्ट करती है इंडिया में, एक है नॉर्मल ओएनजीसी जो इंडिया के अंदर में रह के काम करती है, और दूसरी है ओएनजीसी विदेश। इसका काम होता है कि बाहर की कंट्रीज से एक फॉसिल फ्यूल्स को या फिर क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना और वहीं कहीं आसपास में उसको स्टोर कर लेना, यानी वहां से उसको इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली इंडिया के अंदर में स्टोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर हम ऐसे करते रहे तो बहुत सारा कॉस्ट आ जाएगा। जो इमरजेंसी के केसेस में हम क्या करते हैं, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि अगर हम कनाडा से कोई ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो कनाडा ओएनजीसी विदेश का काम होगा कि कनाडा के इंपोर्ट का सारा कुछ ये जो भी इसके अंदर में मैकेनिज्म होगा उसको देखेगा, और ऑयल जब यहां से खरीदा जाएगा तो कनाडा के पास ही किसी आइलैंड पे इसको यहां पे स्टोर करवा देगा, ताकि ऐसा ना हो कि क्योंकि जितने ज्यादा इसको स्टोर करना पड़ेगा उतनी ज्यादा इंडिया के अंदर में लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम अभी इमीडिएट हमें सपोज कीजिए रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ओएनजीसी का विदेश का काम है कि उस कंट्री से खरीदना और उसी कंट्री के आसपास उसको स्टोर कर लेना, जो कि इंडिया की एक तरीके से बॉडी होगी और इंडिया का वो पर्टिकुलर लैंड माना जाएगा। ज्यादातर केसेस में ये रेंट पे लिया जाता है, ये ऐसे लैंड होते हैं जो एक आइसोलेटेड एरिया में होते हैं जहां पे एक स्ट्रेटेजिक मूव भी हो सके, यानी एक तरीके से यहां पे हम इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सके। अगर हमने इसको ऑयल रिजर्व कहीं पे सपोज कीजिए बना लिया किसी कंट्री के आसपास और किसी कंट्री ने उसको अटैक करके उड़ा दिया तो डेफिनेटली हमें लॉस भी हो सकता है। तो प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर में ही इसको लगाया जाता है, वहां पे इसको स्टोर किया जाता है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर, जैसा कि मैंने बताया 8 लाख करोड़ से लेकर 15 लाख करोड़ तक का हमारा हर साल पैसा जाता है, रुपीस जाते हैं टू बाय दिस क्रूड ऑयल। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जो कंट्रीज ऑयल के प्राइसेस को सेट नहीं करती है, फिक्स नहीं करती है, नॉन ओपेक कंट्रीज, उनसे अगर हम ऑयल लें तो हो सकता है कि हमें थोड़ा सा चीप भी पड़े, प्लस में रिलायबल भी कंट्रीज होंगी। The countries seek a diversified, secured energy source to reduce dependency on the volatile global oil market, especially making Canadian oil sand an attractive options. ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है, हम ऐसा दिखा सकते हैं पूरे वर्ल्ड को कि हम सिर्फ ओपेक कंट्रीज के ऊपर ही और ओपेक प्लस के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है, नॉन ओपेक कंट्रीज भी हमें बहुत अच्छी सप्लाई दे सकती है, जिसकी वजह से जो आर्टिफिशियल जो प्राइस हाइकिंग होती है वो कंट्रोल में आ सकती है। अगर हम बात करें ट्रेड प्रोटेक्शन बिटवीन द कनाडा एंड द इंडिया, Canada can export oil sand derived bitumen to India, strengthening bilateral trade। हमारा ट्रेड भी बढ़ता है। कुछ टाइम से आप सुन रहे होंगे कि कनाडा के साथ में इंडिया का रिलेशन कुछ अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि कनाडा के इंपॉर्टेंट पर्सन जो थे उन्होंने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ हैंडशेक भी किया, हमने डिस्कशन भी किए, काफी चीजें डिस्कस भी हुई हैं। यानी इंटरनेशनल रिलेशन में आप जानते हैं कि कोई भी परमानेंट एनिमी और परमानेंट फ्रेंड नहीं है, तो इसके चलते हम ऐसा एक मिथ नहीं बना सकते इसमें और एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बना सकते कि कनाडा से हम कैसे इंपोर्ट करेंगे। डेफिनेटली हमारे जो पाकिस्तान के साथ में रिलेशन है वो बहुत अच्छे नहीं है, चाइना के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? चाइना और यूएसए जैसी कंट्रीज है हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। यानी अगर हम पाकिस्तान की भी अगर हम बात करें $300 मिलियन का तो हर साल हम बिजनेस फिर भी कर लेते हैं। चाइना यानी अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो MFN स्टेटस भी इंडिया ने दिया हुआ है पाकिस्तान को,
तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक्चुअली में पूरी सारी चीजों को देख के बनना चाहिए, ना कि कुछ पर्टिकुलर चीजों के एस्पेक्ट को देखने के बाद हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे। यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि हम किसी कंट्री के बिल्कुल ही अगेंस्ट चले जाए, बिल्कुल ही उसके फेवर में चले जाए। डेफिनेटली हमें इंडिया फर्स्ट वाली पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, यानी इंडिया हमारे लिए सबसे पहले है, लेकिन जो रियलिटी है वो हमें अपने एग्जाम में दिखानी होती है, जिसके लिए एक डाइवर्स नॉलेज की जरूरत है। यानी हमारी जो नैरो माइंडेड जो चीजें हैं या फिर लेस नॉलेज इज इंजूरियस टू आवर यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किन किन एस्पेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। विद इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लाइक पाइपलाइंस और शिपिंग जैसे बढ़ता जा रहा है, कैनेडियन ऑयल कैन रीच Indian refineries contributing to India's energy supply and long-term security goal को हम अचीव कर सकते हैं। इस तरह के जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि अगर हम ईरान जैसी कंट्रीज के साथ में इंपोर्ट करते हैं तो जो यूएसए का सैंक्शन होने की वजह से हमें वहां पे ऑफसेटिंग करनी पड़ती है। ऑफसेटिंग का मतलब है कि हम उसको डॉलर नहीं दे सकते। अगर हम ईरान से ऑयल ले रहे हैं, ऐसी कंट्रीज जिसपे यूएस का सैंक्शन है, उनको डॉलर नहीं दे सकते, तो उसके बदले में हमें क्या देना होगा? हम देते हैं अपना आयरन, हम देते हैं अपना मैग्नीशियम, और उसके साथ में उसकी ऑफसेटिंग भी कराते हैं। यानी उदाहरण के तौर पे अगर 2 लाख करोड़ रुपए का ऑयल अगर हम ईरान से इंपोर्ट करते हैं तो हम 1 लाख करोड़ रुपए का देंगे आयरन मैग्नीशियम, और बाकी 1 लाख करोड़ का हम बना देंगे ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग का मतलब है कि ऐसी कंडीशन में जब हम 2 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल ईरान से, तो ईरान के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है कि उसको 1 लाख करोड़ की कोई चीज, कोई प्रोडक्ट, कोई टेक्नोलॉजी इंडिया से खरीदनी होगी। यानी ऐसा करने से हमें एक भी डॉलर ईरान को नहीं देना पड़ेगा। कार्बन ऑफसेटिंग आजकल एक इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, क्योंकि ऐसे में जरूरी है डॉलर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करना, उसको एक तरीके से इस तरीके से यूज करना कि कोई कंट्री हमारे ऊपर और दूसरी कंट्री के ऊपर में सैंक्शन भी ना लगा सके। अगर हम बात करेंगे टोटल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगर हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लगभग $70 बिलियन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम हर साल एक्सपोर्ट कर देते हैं। पर्ल सबसे ज्यादा हम यही एक्सपोर्ट कर रहे हैं आजकल। पर्ल प्रीशियस जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, उनको $34.5 बिलियन उस पे एक्सपोर्ट करते हैं। $27.4 बिलियन आयरन और स्टील को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। ड्रग्स, बायोलॉजिक्स और हमारे जो फॉर्मुलेशंस होते हैं, हमारे पेटेंट राइट्स होते हैं, हमारे जो डेटा होता है उसको हम सेल करते हैं, यानी सेल कर देते हैं $24.6 बिलियन में हर साल। वहीं पे गोल्ड और दूसरी प्रीशियस ज्वेलरीज जो होती हैं उसको हम $13.7 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं, इतना मटेरियल। वहीं पे अगर इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्ट हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो आया कहां से? क्योंकि हमने पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है उसको सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया है। लगभग $137 बिलियन ऑन एन एवरेज वी आर स्पेंडिंग एवरी ईयर ऑन क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल। Then we talk about the gold. Gold $72 billion, petroleum products $45 billion, pearls $37 billion, coal, coke और हमारे जो दूसरे इस तरह के जो सोर्सेज होते हैं लगभग $34.3 बिलियन we are actually spending on the import of these types of energy sources. तो डेफिनेटली हम ज्यादा क्यों इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर हम $137 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें से 70 को हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो टोटल अगर हम माइनस करके डेटा देखें तो लगभग $50 बिलियन ही हमने इसके ऊपर खर्च किया, और उसके अंदर भी हम ऑफसेटिंग को लगा देते हैं और उसकी वजह से हम ज्यादा डॉलर्स खर्च नहीं करते हैं। Canada's oil stand offer India a stable non-OPEC कंट्री के साथ हमारा एक सोर्स बन जाएगा। यहां पे अगर हम बात करेंगे तो मिडल ईस्ट कंट्रीज और जो दूसरी सऊदी और दूसरी कंट्रीज हैं उसके एक तरीके से डाइवर्सिफाइंग इंपोर्ट सोर्सेज, हेल्प स्टेबलाइजिंग सप्लाई एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन द मिडल ईस्ट एंड अदर वोलेटाइल रीजन्स, enhancing energy security, mitigation risk from the geopolitical जो टेंशन्स होती हैं उससे हमें एक तरीके से छुटकारा मिल सकता है या फिर वो कम हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम मार्केट शेयर की बात करें
टॉप सप्लायर्स क्रूड ऑयल के कौन हैं, यानी सप्लायर्स सबसे ज्यादा हम कर रहे हैं रशिया से, उसके बाद हम कर रहे हैं इराक से, फिर हम सऊदी अरेबिया से करते हैं, यूएई दुबई से 7.4, यूएसए से हम करते हैं 4.4 और अदर जस्ट हमारा 15.8% है। और इस अदर की कैटेगरी में जनरली नॉन ओपेक कंट्रीज होंगी और अब फ्यूचर में हमारा यहाँ पे कनाडा एक कंट्री के रूप में यहां पे ऐड हो सकता है हमारी इस इंपोर्टर की लिस्ट के अंदर। बात करें एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल कंसीडरेशन, डेफिनेटली एक्सट्रैक्टिंग ऑयल जो है एक तरीके से एनर्जी इंटेंसिव है, यानी ऑयल को निकालने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर में चाहिए, कार्बन कैप्चर करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल इंपैक्ट इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसको हमें कम करने की जरूरत है। हम डायरेक्टली इसको निकाल के अपनी इकोनॉमी नहीं बढ़ा सकते, हमें इसके अंदर में एनवायरमेंटल वाला एस्पेक्ट भी ऐड करना होगा। इंडिया और चाइना कैन कोलैबोरेट ऑन सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन मेथड मेकिंग ऑयल सैंड अ क्लीनर एनर्जी ऑप्शन फॉर इंडिया। यानी ऐसी चीजें, यानी अगर हम दूसरे क्रूड ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा एक तरीके से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। कंपैरेटिवली ऑयल सैंड से जो बिटुमिन मिल रहा है उसके अंदर में कम पॉल्यूशन एमिट होगा, तो एक अच्छा एनवायरमेंटल जो रीजन है वो हम डेवलप कर सकेंगे। इंडिया के अंदर में डायरेक्टली हम नॉन ओपेक कंट्री से भी इंपोर्ट कर पा रहे हैं, अगर हम कनाडा से ये इंपोर्ट कर सकें तो। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, कनाडा's oil sand offer India a sustainable and secure India sources by strengthening trade ties बढ़ सकती हैं, leveraging technology, enhancing infrastructure. Both nations can work together to meet India's growing एनर्जी नीड एंड एंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी। यानी अगर हम बात करें कनाडा की तो कनाडा को भी इंडिया की जरूरत है, इंडिया को भी इन चीजों के लिए, रिसोर्सेज के लिए कनाडा की जरूरत है। तो हमारे जो बायलैटरल टाइज हैं वो अच्छे होते हैं, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। फिलहाल हमारे रिलेशंस जो अभी चल रहे हैं, डिटीरिएट हो गए हैं, वो और ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं अगर हमारी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है तो। यूपीएससी के लिए इस तरह के टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मेंस में इस तरह के खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री के अंदर में फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं आजकल में, स्पेशली क्रूड ऑयल से रिलेटेड और ऑयल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहे हैं। पिछले 10-12 साल में काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। और भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।